हेलो गाइस, दिस इज़ अदिति। वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मृदा के प्रकार। तो जैसे कि पिछले प्रीवियस ईयर जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने आप लोग को मृदा के प्रकार बताए हैं। तो इस बार भी वही हैं, पर आप जान लीजिए क्योंकि पढ़ना तो इम्पोर्टेंट ही है और कहीं ना कहीं रिवाइज भी हो जाएगा। तो मृदा के कई सारे प्रकार होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलोढ़ मृदाएं, ये क्या होती हैं। तो आप पॉइंट करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ओके, तो आप लिखेंगे कि जो जलोढ़ मृदाएं हैं ये उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं देश के लगभग 40% क्षेत्रफल को ढके हुए हैं। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया है। इसका मतलब है कि जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ बहुत से धूल के कण और मिट्टी इत्यादि को भी लेके जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं तो जाकर इकट्ठा होते होंगे ना, तो इसीलिए वो जो इकट्ठा हुई मिट्टी होती है जिन्हें निक्षेपित मिट्टियाँ कहते हैं वो ही जलोढ़ मृदाएं हैं। ओके, राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएं आपको गुजरात के मैदान में दिखेंगी, प्रायद्वीपीय प्रदेश में दिखेंगी तथा पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं आदि तथा घाटियों में पाई जाती हैं। ये चिकनी मिट्टी की प्रकृति भी इनमें पाई जाती है, अर्थात इनमें पोटाश की मात्रा अधिक होती है और फास्फोरस की कम मात्रा पाई जाती है। आप ये पॉइंट करके लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोटाश की मात्रा किस में पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी में। तथा हो गया, इससे दो विभिन्न मृदाएं भी विकसित होती हैं, एक खादर और एक बांगर। खादर वो मिट्टी होती है जो प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होती है, ठीक है। तथा बांगर मिट्टी वो होती है जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। ओके, खादर और बांगर दोनों ही मृदाओं में कैल्शियम अधिक होता है, अर्थात इनमें कंकड़ पाए जाते हैं। निम्न तथा मध्य गंगा के भीतर और ब्रह्मपुत्र घाटियों में ये मृदाएं पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदाएं जो हैं उनका रंग हल्के घूसर के राख जैसा होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे काली मृदाएं यानी कि काली मिट्टी। आप अगर मृदाएं नहीं लिखना चाहते हैं अपने कॉपी में तो आप मिट्टी भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है और जो वैसी भाषा लिखनी चाहिए जो पढ़ने वाले को बहुत आसानी से समझ आ जाए, तो आप मिट्टी भी लिख सकते हैं। काली मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। इसका कुछ भाग गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी पाया जाता है। ये कपास वाली मिट्टी भी इसे कहा जाता है क्योंकि जो कपास की खेती है वो मुख्यतः काली मिट्टी में ही होती है। आमतौर पर जो काली मृदाएं होती हैं ये अपारगम्य होती हैं। ये मृदाएं गीले होने पे फूल जाती हैं और इनमें स्वतः ही जुताई हो जाती है। जब ये काली होने पे फूल जाती हैं और जब ये सूखती हैं तो इनमें दरारें पड़ जाती हैं थोड़ी थोड़ी, तो लगता है कि इनकी जुताई हो चुकी है और इसी विशेषता के कारण इनमें जो नमी है वो भी काफ़ी समय तक बनी रहती है। अब देखिए, को और भी नामों से जाना जाता है। जैसे अगर कहीं ये पूछा है कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है या फिर कपास वाली मिट्टी कौन सी है और ऑप्शन में दिया है रेगूर मिट्टी, तो आप वही लगाएंगे क्योंकि काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। लाल और पीली मृदाएं या फिर मिट्टी।
लाल मृदा का जो विकास है वो दक्कन पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट में गिरिपद क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दुमटी मृदा पाई जाती है। पीली और जो लाल मृदाएं होती हैं ये उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में तथा मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती हैं। इस मृदा का लाल रंग कैसे होता है? आप देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाल रंग के लिए मोस्टली उत्तरदायी Fe यानी कि आयरन होता है। जैसे मार्स पे भी उसकी पूरी मृदा जो है वो लाल है। क्यों है? क्योंकि उस पर आयरन पाया जाता है। तो अगर ये भी क्वेश्चन करके आ सकता है कि आयरन की अधिकता कौन सी मृदा में होती है, तो रेगुर अगर ऑप्शन दिया है या फिर काली मिट्टी, तो आप इसे लगाएंगे। और आयरन को हिंदी में लोहा कहते हैं। लेकिन इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये मृदाएं जो हैं ये अनउर्वर होती हैं। लेटेराइट मृदाएं, लेटेराइट एक लैटिन शब्द है, लेटर से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। ठीक है। लेटेराइट मृदाएं जो होती हैं ये उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब देखिए, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, मखरला मिट्टी। तो अगर कभी इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछे और लेटेराइट न दे के मखरला दिया हो तो आप उसे ही निशान लगाएंगे। आप इसे लिख भी सकते हैं, मखरला इज इक्वल टू लेटेराइट मिट्टी ऑल्सो नोन एज। और वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित होते हैं। इनमें चूना और सिलिका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। इनमें ह्यूमस नहीं होता है। ये मृदाएं जैविक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम इत्यादि की कमी होती है, लेकिन लौह ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता पाई जाती है। और ये कृषि के लिए पर्याप्त तरीके से उपजाऊ नहीं होती हैं, क्योंकि कृषि के लिए और भी आवश्यक पदार्थ चाहिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, सिलिका होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आवश्यक होती हैं। ओके। फसलों को उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और उर्वरक की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे काजू इत्यादि जो वृक्ष होते हैं, इनकी खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं ही उपयुक्त होती हैं, यानी कि मखरला मृदाएं ही उपयुक्त होती हैं। और इनका उपयोग, जैसे कि मैंने कहा कि ये रेड कलर की होती है, तो इनका उपयोग ईंटें बनाने में भी किया जाता है। शुष्क मृदाएं। अब शुष्क मृदाओं का लाल रंग किशमिशी तक होता है, मतलब लाल रंग से लेकर किशमिश के कलर तक की ये होती हैं। ये सामान्यतः बलुई प्रकृति की होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है, जिससे इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। यानी अगर इन्हें थोड़ा सा फिल्टर कर दिया जाए और काफ़ी ज़्यादा गर्म कर दिया जाए, जिससे इनका जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाए, तो इन मिट्टियों से नमक भी प्राप्त किया जा सकता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति में वाष्पीकरण के कारण इनमें ह्यूमस काफ़ी कम होते हैं और नमी भी बहुत कम होती है। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त होता है, लेकिन फॉस्फेट सामान्य मात्रा में पाया जाता है। और चूने की मात्रा बढ़ते जाने के कारण कंकड़ इत्यादि भी पाए जाते हैं। और इनकी सिंचाई, मतलब इन जो इस टाइप की मिट्टियाँ होती हैं, सिंचाई किए जाने पर पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। अर्थात इनमें पौधे लगाने से पहले सिंचाई की आवश्यकता होती है।
लवण मृदाएं, जैसा कि लवण मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है, सॉल्ट होता है, सॉल्ट यानी कि नमक। ऐसे मृदाओं को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। इन टाइप के मृदाओं में सोडियम, देखिए जो सॉल्ट होता है नमक, वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? आपने सुना होगा सॉल्ट का रासायनिक नाम होता है NaCl। तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। तो सोडियम का तो सबसे अधिक होगा ही, क्योंकि इसमें नमक पाया जाता है, यानी कि सोडियम पाया जाता है। अतः ये अनुर्वर होती हैं और इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। ओके, नेक्स्ट पीटमय मृदाएं। ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वनस्पति की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। इनमें मृत तथा जैव पदार्थ जो हैं वो भारी मात्रा में इकट्ठित होते हैं, अर्थात इनमें ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े काले रंग की होती हैं। ये पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तरांचल आदि हिस्सों में पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे वन मृदाएं क्या होती हैं। ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन में पाई जाती हैं तथा इन जो इस टाइप की मृदाएं होती हैं इनकी संरचना बदलती रहती है। जैसे घाटियों में देखा जाए तो ये दुमटी होती हैं, ऊपरी ढालों पर ये मोटे कण वाली होती हैं, ठीक है। यानी साइज़ में डिफरेंस होता है, कभी ये बहुत ही छोटी छोटी मिट्टी होती है, कभी थोड़े कंकड़ के रूप में पाई जाते हैं। ऊपर की गई अर्थात ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे मृदा अवकर्षण। अवकर्षण मतलब क्या होता है? मोटे तौर पे देखा जाए तो मृदा की उर्वरता के ह्रास को ही मृदा अवकर्षण कहा जाता है। अब इसमें मृदा का पोषण भी गिर जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि इसकी उर्वरता का ह्रास हो जाता है, यानी ये अनुर्वर होने लगती है, यानी कि बंजर होने लगती है। तो जब भी बंजर होगी तो क्या क्या और चीज़ें होंगी? पहला तो इसमें पोषण की कमी हो जाएगी, इसमें जो पदार्थ हैं जैसे कैल्शियम, पोटाश, आयरन, इन सब की कमी होने लगेगी तथा भारत में मृदा संसाधनों में क्षय का मुख्य कारक मृदा अवकर्षण है। ये पवन की गति तथा वर्षा के मात्रा के अनुसार एक दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा के आवरण का नाश ही मृदा अपरदन कहलाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इस चैप्टर की शुरुआत में, यानी कि पहले पार्ट में, कि जो मृदा है उसके 3 लेयर्स पाए जाते हैं ज़मीन में। पहला लेयर जो कि पेड़ों के लिए आवश्यक होता है, लेकिन वो जो पहला लेयर होता है ना, उसकी सबसे ऊपरी 5 से 10 सेंटीमीटर की जो परत होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे वो तुरंत बनी होती है ना, तो थोड़ी कमज़ोर भी होती है, बहुत स्टेबल नहीं होती है, तो हवा या पानी की सहायता से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा अपरदन आप लिख सकते हैं कि मृदा की परतों का नाश होना, यानी कि क्षय होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। जो कि बहते जल अथवा पवन के द्वारा होते हैं। अब देखते हैं क्या है मृदा संरक्षण। संरक्षण से ही आपने समझ लिया होगा, संरक्षण मतलब होता है किसी को सुरक्षा देना, उसे बचाना। तो मृदा संरक्षण कैसे पॉसिबल हो सकता है? पहला बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेड़ लगाना। यदि आप पेड़ लगाते हैं तो जो पेड़ की जड़ें हैं वो अपने आसपास की मिट्टियों को जकड़े रखती हैं, जिससे पानी या हवा से वो मिट्टियाँ नहीं उड़ती हैं। और एक और भी होता है कारण, क्योंकि हम अगर कोई पेड़ लगाया है तो हम उसे सुबह शाम पानी देते हैं। अब इतना ज़्यादा तो पानी नहीं देते हैं ना कि नदी बहने लगती है, नहीं, एक उचित मात्रा में पानी देते हैं जिससे मिट्टी गीली हो जाती है। तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो मृदा अपरदन नहीं होता, क्योंकि मिट्टी गीली रहती है तो उससे हवा तो लेके जा नहीं सकती, और पानी इतना भी नहीं रहता है कि वो बह के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए।
लेकिन पानी बहुत ज़्यादा डाल देने से ऐसा होता है कि थोड़ी दूरी तक मिट्टी चली जाती है। उसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। अगर मृदा अपरदन बहुत अधिक होने लगेगा तो भूमि की जो उर्वरता है वो नष्ट हो जाएगी, जिससे कि पेड़ विकसित नहीं करेंगे, और जब पेड़ ही विकसित नहीं करेंगे तो फसल नहीं उगेगी, और फसल नहीं उगेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को भी इसका असर झेलना होगा, यानी हमारी इकोनॉमी पर भी एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए पेड़ लगाइए। एटलीस्ट अपने नाम से, अपने बर्थडे पर या फिर किसी शुभ कार्य हो आपके घर में, तो आप एक पेड़ तो लगा ही सकते हैं। एक छोटा सा गमला लेते आइए, एक पेड़ लगा लीजिए, उसे रोज़ पानी दे दीजिए, बस इतना ही तो करना है। ओके, तो अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आपको कोई सवाल हो तो आप इसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू। हम अगले पार्ट में इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को लगाएंगे। ओके।